हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इसी क्रम में हमारा 53वां दिन है, यानी इसके पहले के टोटल 52 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में चर्चा की है। और जो हमारा नया पैटर्न है, इसमें मैं ये जो क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी, आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे यूपीएससी हिंदी नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस पीडीएफ को पहले ही मैं शेयर कर देता हूं एक दिन पहले। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं पहले वहां पे शेयर कर देता हूं, और आंसर वीडियो जब अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 2 का होगा। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि हम इसका कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। और तो इस आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है, उसमें हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है, और प्रश्न आपके सामने ही है, यहाँ पे थोड़ा और साफ से सामने है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट। अगर आपने अब तक 52 लेक्चर देख चुके हैं आप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन की मेन थीम क्या होती है। ठीक है, और क्वेश्चन की हम कह सकते हैं मेन थीम यानी सेंट्रल थीम क्या होती है, और क्वेश्चन की हम कह सकते हैं साइड थीम क्या होती है। ठीक है, जैसे साइड थीम को मैं यहाँ पे बताऊं तो बोला है आलोचनात्मक विश्लेषण, जिसको मैं साइड थीम बोलूं या फिर मैं सेकेंडरी थीम बोलूं। यहां पे ये सेकेंडरी थीम है, और जो प्राइमरी थीम है, प्राइमरी थीम क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका क्या है, ये है क्वेश्चन की प्राइमरी थीम। और जो पार्ट 1 है, उसकी प्राइमरी थीम क्या है, क्लियर बोला है, भारत में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं क्या है। तो इस तरह से अगर मैं एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ दूं, तो क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन द इंडिया टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, critically analyze the role of inter-state council to enhance cooperative federalism in India। अब देखिए, ये तो है मेंस का क्वेश्चन। अब यहां पे मैं आपसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहली बात, प्रीलिम्स का पार्ट 1 जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। स्टेटमेंट 1 संवैधानिक संस्था है, आपको ये बताना है। दूसरा है या नहीं है, ये बताना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, इसको भारत में, जो दूसरा स्टेटमेंट में दे रहा हूं, आपको बताना है इसको भारत में पुंछी आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया था। यानी भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसको पुंछी आयोग की सिफारिशों पर पहली बार स्थापित किया गया था। तो 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर जो भी होता है ABC 2 स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का मतलब दृष्टिकोण क्या होगा, आपको भूमिका लिखनी है, और भूमिका में आप क्या बता सकते हैं कि देश में संघीय शासन है। ये चीज आप थीम रखिए, क्योंकि बोल रहा है सीधे जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की बात कर रहा है क्वेश्चन में। यानी ये सीधी बात है, जब केंद्र होता है और एक राज्य होता है, यानी देश में संघीय शासन व्यवस्था है। इस बात को आपको समझना होगा। और संघीय शासन व्यवस्था है तो दोनों के मध्य सहयोग बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर कोई नीतियों को लागू करना हो, कोई काम करना हो, कोई भी जो भी आपके पास योजनाएं हैं उसको लागू करना हो, उसको ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वित करना हो, तो दोनों के मध्य सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो आप इसी को सोचते हुए इंट्रोडक्शन एक बना सकते हैं, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। मुख्य भाग की बात करूं तो मुख्य भाग में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए क्या बताना है आपको, केंद्र राज्य सहयोग की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है सीधे कि केंद्र और राज्य सहयोग की भारत में जो भारतीय संविधान है या विधि है, नियम है, कानून है, किस तरह की कौन कौन सी व्यवस्थाएं, संस्थागत व्यवस्थाएं। देखिए यही पूछ रहा है, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं, यानी कौन कौन सी संस्थागत व्यवस्थाएं आपको यह बताना है। ठीक है, पार्ट ए। पार्ट बी में बात करूं, पार्ट बी को आप 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, B1 और B2। क्यों 2 टुकड़ों में तोड़ा, देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है
सेकंड पार्ट, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण। यहां देखिए बोला है क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज मतलब आप पहले आप ये बताएंगे अंतर्राज्यीय परिषद की क्षमताएं क्या हैं, आप ये बताएंगे। एक पार्ट में आप ये बताएंगे क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं, क्या क्या अच्छा काम कर सकता है, क्या क्या अंतर्राज्यीय परिषद में संभावनाएं हैं, किस तरह से समस्याओं को दूर कर सकता है अंतर्राज्यीय परिषद। सेकंड पार्ट में आप बताएंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद की सीमाएं क्या क्या है, इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ लागू नहीं हो पा रही तो वो कुछ समस्याएं हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि किस तरह से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है, तो मैं सीधे मेन बॉडी में आता हूं। मेन बॉडी क्या है? भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में, सीधे मैंने शुरुआत कर दी, जो मेन आंसर राइटिंग है 200 शब्दों में। ठीक है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए निम्न संस्थागत व्यवस्थाएं की गई। तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट टू द पॉइंट आ गया कि निम्न संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं। क्यों नहीं आगे इधर उधर का बैकग्राउंड क्यों नहीं लिखा? यार 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी, हमें बहुत ज्यादा लिखना होगा इसमें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, 15 से 20 शब्दों में सीधे इंट्रोडक्शन समाप्त करूंगा। ठीक है, तो आप इस बात को यहां पे समझिएगा। तो यहां पे मैंने समाप्त किया 15 से 20 शब्दों में इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं देखता हूं कौन कौन सी संस्थागत व्यवस्थाएं, ये पार्ट पूछ रहा है कि संस्थागत व्यवस्थाएं क्या क्या है। तो देखिए मैंने क्या लिखा संस्थागत व्यवस्थाओं में, पहला संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी भारतीय संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। तो मैंने उसका क्या लिखा, पहले संवैधानिक व्यवस्था क्या है? राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संविधान ने राज्यसभा का निर्माण किया है, जो कि सहयोग को बढ़ावा देता है। भाई राज्यों के जो लीडर होते हैं, जो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के अंतर्गत चुने जाते हैं, अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपको पता होगा यूपी से 30+ सीटें हैं, बिहार से 15-20 सीटें हैं, अभी हाल में ही राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है। तो एक संविधान ने व्यवस्था की है राज्यसभा, जो केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देगा। दूसरा जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद हाल में ही बनी है संवैधानिक संशोधन से, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन से जीएसटी परिषद बना हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न सीधे सीधे प्रीलिम्स में, खास करके अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद, दूसरी व्यवस्था है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में भी केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है, वहां पर भी केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग होता है। अच्छा देखिए, ये जो पहला पार्ट है ना, अगर मैं बात करूं संस्थागत व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आपके अंदर जितने दिमाग में जितनी संस्थाएं आ रही हैं जहां पे केंद्र और राज्य एक जगह मिलते हैं, सब आपको लिख देना है। कुल मिला के अधिक से अधिक संस्थाएं आपको लिख देनी है। तो एक है अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान ने अनुच्छेद 310 के बाद, देखेंगे आप 310 से 315 में, इसी के आसपास हो गए जितने अनुच्छेद हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उसमें क्या किया है, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सारी क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, और ये व्यवस्था संविधान ने की है किसके लिए? केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। पांचवा है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है? राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करता है। आपने देखा होगा मैंने एक क्वेश्चन वित्त आयोग पर डिस्कस ऑलरेडी किया है, तो राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करता है। फिर है अंतर्राज्यीय परिषद, जिसपे प्रश्न खुद पूछा गया है सेकंड पार्ट। तो अंतर्राज्यीय परिषद भी एक संवैधानिक संस्था है, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 263। ठीक है, आर्टिकल 263। तो देखिए ये बात समझिएगा। अब बात करता हूं दूसरा, सांविधिक संस्थाएं। सांविधिक संस्थाएं मतलब स्टैट्यूअरी। ठीक है, स्टैट्यूअरी बॉडीज कौन कौन सी हैं? स्टैट्यूअरी बॉडी मतलब कौन सा संसद की विधियों द्वारा, संसद में कानून बनाकर कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं। तो आप देखेंगे क्षेत्रीय परिषदें स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 1956 के तहत बनाई गई। उत्तर पूर्वी परिषद 1971, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत बनाया गया। तो ये 2-3 व्यवस्थाएं मैंने बताई। ये क्या है? ये है सांविधिक व्यवस्थाएं। ठीक है, यह है सांविधिक व्यवस्थाएं। कुछ गैर सांविधिक व्यवस्थाएं भी हैं, गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग में भी केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके अलावा आपको पता होगा और भी कुछ हैं। जैसे मैं बात करूं, आप चाहें तो एक लिख सकते हैं न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय लिखें। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 131 के तहत क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है कि वह केंद्र एवं राज्यों के विवादों का निपटारा करे, यानी कहीं ना कहीं सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी एक हुआ। इसके अलावा संसद स्वयं में भी केंद्र और राज्य के सहयोग को बढ़ावा देती है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 263 आप देखेंगे। ठीक है, तो 263 आप 262 देखेंगे। तो 262 में क्या लिखा है कि केंद्र क्या करेगा? जल विवादों के निपटारों के लिए क्या कर सकता है? कानून विधि बना सकता है। केंद्र नहीं, संसद। तो आप देखेंगे कि संसद भी क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं विवाद निपटारण या फिर सहयोग का जो संस्थागत व्यवस्था है, संसद भी है। ठीक है, ये बता दें। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। संस्थागत व्यवस्थाएं मैंने विभिन्न बता दी। चाहे तो इसके अलावा आप कुछ लिख सकते हैं, एक हीडिंग और डाल सकते हैं, सम्मेलन।
सम्मेलनों में जैसे आप लिख सकते हैं कि राज्यपालों का सम्मेलन होता है, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होता है, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनका सम्मेलन होता है, आईएएस ऑफिसर्स का सम्मेलन होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी अन्य अन्य राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, संविधान जो सीधे अंतर्राज्यीय परिषद वाला था। अंतर्राज्यीय परिषद पे हमें क्या करना है, इसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने में। तो देखिए मैंने क्या लिखा, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर किया गया। तो देखिए जो इंट्रोडक्शन में जब प्रश्न पढ़ रहा था तो मैंने जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने क्लियर बताया कि 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका, यही प्रश्न की मांग है, वही लिख दिया मैंने। क्या लिखा, पहला पॉइंट, केंद्र एवं राज्य के मध्य वार्ता का एक संवैधानिक तंत्र है। सीधी बात यार, इसको संविधान ने एक विशेष तंत्र के रूप में स्थापित किया है और संविधान ने बताया है कि इसको स्पेशल पावर दी है। संविधान ने कहा है कि आप केंद्र और राज्य के मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देंगे। दूसरा, विवादों को दूर करने हेतु एक सेफ्टी वॉल का काम करता है ताकि केंद्र एवं राज्य के मध्य विश्वास की कमी को दूर किया जा सके। सीधी बात है, आप सोचो अगर अंतर्राज्यीय परिषद ना हो, ठीक है, और ऐसा कोई मीटिंग वाला ना हो जहां पे केंद्र और राज्य बैठ के मामलों का निपटारा करें, तो आप सोच सकते हैं पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो, इनके विवाद इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अलगाववाद की समस्या देश में आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो राज्यों की जो प्रॉब्लम है अंतर्राज्यीय परिषद, उनके लिए सेफ्टी वॉल का काम कर रहा है कि कम से कम राज्य आके बता तो रहे हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग हो रही है, वहां पे राज्य बता रहे कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सेफ्टी वॉल का काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट, इसके निर्णय अंतर्राज्यीय विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 के निर्णयों के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब उसकी जगह नहीं लेते हैं। पूरक का मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत क्या करती है, जो निर्णय देती है वो बाध्यकारी निर्णय होता है केंद्र और राज्यों के मध्य। अब ये क्या है, इसके तहत जो कि अंतर्राज्यीय परिषद है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है, लेकिन क्या है, पूरक है। क्योंकि आप सोचिए, मान लीजिए कोई राज्य मिलके कोई प्रॉब्लम थी, समझ लीजिए किसी नदी जल बंटवारे का विवाद था, अंतर्राज्यीय परिषद में गए, वहां पे बातचीत की, वहां पे डिसाइड हो गया कि ठीक है ये विवाद समाप्त करते हैं, इतना पानी तुम ले लो, इतना पानी हम ले लेते हैं। तो सीधी बात है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत जो डिसीजन देता, जो सुप्रीम कोर्ट अपने और काम करता, उसके पूरक हो जा रही है, यानी इसके सहायता से ये काम कर दिया जा रहा है। चौथा पॉइंट, जल विवादों, करों के हस्तांतरण आदि मुद्दों को सर्वसम्मति से सुलझाने की क्षमता किसमें है, अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट काउंसिल में है। आईएससी बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट काउंसिल में है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कुछ सीमाएं कि क्या सीमाएं हैं अंतर्राज्यीय परिषद की। तो मैं सीधे बताऊंगा कि इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी निकाय है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज डिसीजन लिया, कल मना कर दिए तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोई बाध्यकारी डिसीजन नहीं है, केवल सलाहकारी निकाय है। दूसरा, अनियमित गठन एवं बैठकें होती हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है 1990 से अब तक मात्र 11 बैठकें आयोजित की गई। आप सोच सकते हैं 30 साल से ऊपर हो गए, पहला अंतर्राज्यीय परिषद बने और 30 साल में 11 बैठक, यानी समझ रहे रेगुलर बैठक भी नहीं होती है। तो सीधी बात है, विवाद निपटारण कैसे होगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया सीमाओं में, राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने की इसकी शक्ति वापस से ली गई। देखिए सीधी बात है, जो आर्टिकल 263 था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ा हुआ है तो मैं बता देता हूं। आर्टिकल 263 का जो ए उपखंड है, उपखंड ए है, उसमें बोला गया था अंतर्राज्यीय परिषदों के पास शक्ति होगी कि वो अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करेगा, जांच कर सकता है और कुछ निर्णय कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने जब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया प्रथम बार 1990 में, तो जो अध्यादेश दिया था उसमें ये जो शक्ति थी अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने की शक्ति, इसको वापस ले ली। तो वही मैंने लिखा, इसकी शक्ति वापस ले ली गई। तो ये 3 पॉइंट यहां पे लिख दिए इसकी सीमाओं में। अब मैं निष्कर्ष लिखूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा, जो सीमाएं हैं सीमाओं को समाप्त किया जाए। तो मैंने क्या लिखा, देखिए निष्कर्ष, भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु, या फिर आप ले सकते हैं भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने हेतु, क्योंकि प्रश्न वही मांग की गई थी, सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने में क्या भूमिका है। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का योगदान बढ़ाने हेतु इसकी नियमित बैठकें की जाएं, राज्यों का महत्व इसमें बढ़ाया जाए, कॉर्पोरेट एवं सिविल सोसाइटी का भी प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाए। तो देखेंगे यही एक कमी एक ये भी है कि इसमें कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटीज जो है भारत की, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस तरह से मैंने निष्कर्ष लिख दिया। अब चलते हैं मेन बॉडी पे, ठीक है। सेकंड प्रश्न पे चलते हैं, जीएस पेपर 3 का ये हमारा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न जो आज का हमारा है। तो प्रश्न है ये, इंटरनल सिक्योरिटी
ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में कई लोग को प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं सर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो ठीक है यहीं से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से 15-20 अगर क्वेश्चन हो जाएंगे, 15-20 टॉपिक, ठीक है, जब तक मेंस आ रहा है यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तब तक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही प्रयास करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, उग्रवाद को नियंत्रित करने की रणनीति के रूप में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने संबंधी व्यवहार्यता का दोनों देशों के बीच मौजूदा मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रिजाइम, इसको एफएमआर बोलते हैं, के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं और प्रश्न आप पढ़ के समझ चुके होंगे ऑलरेडी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को पहले देखा होगा टेलीग्राम चैनल से, वहां से इसका आंसर लिखा होगा और अब आप वीडियो देख रहे हैं। मैं इतना मान के चलता हूं, तो मैं एक बार और कोरम पूर्ति के लिए इंग्लिश में प्रश्न पढ़ देता हूं। क्रिटिकली एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ द फेंसिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर एज अ स्ट्रेटेजी टू कंटेन इंसर्जेंसी गिवन द एग्जिस्टिंग फ्री मूवमेंट रेजाइम बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब कुल नहीं कह रहा है कि अभी, अब मैं क्वेश्चन एक बार दूसरे भाषा में समझा देता हूं, सामान्य भाषा में, क्योंकि इसकी हम केवल स्ट्रक्चरिंग करते हैं, ओरिजिनल आंसर नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई भारत म्यांमार सीमा में वर्तमान में एक मुक्त आवागमन व्यवस्था है। मुक्त आवागमन व्यवस्था मतलब कोई लोग आ सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूं, ठीक है, क्या व्यवस्था है। तो कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। अब बोल रहा है बताइए, वहां पर उग्रवाद भी बहुत ज्यादा है। जो भारत म्यांमार सीमा पर आप देखेंगे नागालैंड या मिजोरम, जो भी, मिजोरम तो अब शांत हो गया, खैर जो भी है, नागालैंड, मणिपुर, ये लोग क्या है, उग्रवाद से प्रभावित हैं। NSCN आपने नाम सुना होगा, NSCN खापालांग, NSCN आइजक म्यूवा, ये सब वहां पे ग्रुप हैं। तो बोला इसी उग्रवाद को नियंत्रण करने के लिए क्यों ना वहां पे बाड़ लगा दिया जाए। बाड़ मतलब बाढ़, ये बाढ़ मतलब जाली, ऐसा जाली लगा दिया जाए। इसी व्यवहार्यता का आपको परीक्षण करना है। मतलब आपको क्या करना है, इसके पक्ष में तर्क देना है कि व्यवहार्यता है, इसके पक्ष में कुछ तर्क देने हैं, व्यवहार्यता नहीं है यानी क्या समस्याएं हैं, ठीक है, इसके पक्ष में तर्क देने हैं। तो आपको दो काम यहां करना होगा मेन बॉडी में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, एफएमआर को समझा सकते हैं। एफएमआर मतलब फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है। तो फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या, एक व्यवस्था है जिससे सीमा पर रहने वाली जनजातियां बिना किसी वीजा प्रतिबंध के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक जा सकती हैं। देखिए मैं यहां पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, ये है म्यांमार। यहां पर इसको मैं अलग पेन से बना देता हूं। ये है म्यांमार। यहां पर आप देखेंगे मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसी ये प्रमुख राज्य हैं। यहां पर नागा जनजाति रहती है। ये नागा जनजाति का एरिया है पूरा, लगभग यहां पे आप सोच सकते हैं यहां पूरा फैला हुआ है नागा जनजाति, मतलब किसी एक राज्य में नहीं है। अच्छा, म्यांमार कब बना, तो आपको पता होगा म्यांमार बना 1935 के एक्ट से बना है म्यांमार। इसके पहले यानी भारत का पार्ट था, भारत का पार्ट था। तो जब भारत में था तो क्या था, ये जो नागा जनजातियां थी ये कहीं भी आती जाती थी, आराम से फ्री मूवमेंट करती थी उसके पहले। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई नागा है, कोई भी नागा जनजाति में काफी ढेर सारे होते हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक्स नागा है, उसकी जमीन हो सकता है आजादी से पहले म्यांमार में रही हो, उसके परिवार वाले कुछ लोग वहां रहे हो, कुछ लोग इधर रहते हो, तो उन लोग को तो उसमें सीमा पता नहीं था। अब जब आजाद हुए हम, तो आजादी के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सीमाएं बना दी। अब सीमाएं बना दी तो इनकी जो संस्कृति थी, संस्कृति के समझ खतरा आ जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं भाई, सीधी बात है, टेंशन में आ जाएंगे कि यार अब तो जो इनकी संस्कृति है वो उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि जा सकते नहीं, अपने लोगों से मिल मिलाप नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आएगी। ऐसे करके ढेर सारी प्रॉब्लम आएगी कि उनकी आजीविका पर खतरा आ जाएगा, ये सब सारी समस्या आएंगी। इसके कारण भारत और म्यांमार सरकार ने एक समझौता किया, उसी समझौते का नाम है फ्री मूवमेंट रिजाइम। इसमें बात कही कि देखो 16 किलोमीटर का जो एरिया है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक कोई भी जनजाति इधर उधर आ सकती है, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम व्यवस्था, ठीक। अब इसी फ्री मूवमेंट रिजाइम का क्या हुआ, बहुत दुरुपयोग हुआ। आप देखेंगे NSC खापालांग है, NSCN खापालांग, जो मैंने शुरू में बात की, NSCN खापालांग, ये क्या करता है, ये इंडिया में अटैक करता है, नागालैंड में, इंडिया में लोगों को मारता है, हमारे सैनिकों को मारता है और जाके छुप जाता है म्यांमार में, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर करते हैं ये लोग, इसका फायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। भारत में छिपते हैं, यहाँ छिपते हैं, वहां छिपते हैं, बड़ा समस्या क्रिएट करते हैं। तो यही बोल रहा है कि उग्रवाद को ये बढ़ावा दे रहा है, जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है। आप देख सकते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्यों, हमारे सैनिक तो उनके राज्य में घुस के मार नहीं सकते, ये बात को समझिएगा। तो वही वो क्वेश्चन की मांग है कि आप बताइए, आप पक्ष में तर्क दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ऐसा कर दिया जाए, बाढ़ लगा दी जाए। बाढ़ लगा देंगे तो आ नहीं पाएंगे ना, इधर से ना आ पाएंगे ना इधर से जा पाएंगे, कंट्रोल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझिएगा। उसी को मैं बता रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, सीधे
मेन बॉडी में आऊंगा, बाढ़ लगाने के पक्ष में तर्क दूंगा। क्या पक्ष में तर्क दूंगा? एक सीधी बात है, उग्रवाद की समस्या बोला ही है तो उग्रवाद को एक पॉइंट में बता दूंगा। दूसरा पॉइंट, ये क्षेत्र है वो गोल्डन ट्राइंगल का क्षेत्र है। आपको मैंने ऑलरेडी कई क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे ये इंडिया है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहां पर क्या है? म्यांमार है, फिर लाओस है और थाईलैंड है। एमएलटी कंट्रीज को बोलते हैं। एमएलटी क्या है? एक ट्राइंगल बनाता है। और यहां पर क्या होता है? इसमें हथियार और ड्रग्स बहुत ज्यादा यहां पर होते हैं, तो इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। यहां पर एरिया है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मिलकर बनाते हैं स्वर्णिम अर्धचंद्राकार, मतलब गोल्डन क्रिस्केंट, जीसी बोलते हैं इसको। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसको बोलते हैं हम जीसी। यहां पर क्या होता है? यहां पर दुनिया का 90% अफीम, यहां पर चरस यहां पर उगाया जाता है। और देख रहे हैं भारत क्या है? दोनों के रास्ते पे है। देखिए इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो भारत दोनों के रास्ते पे है। तो वही बात मैंने पहला पॉइंट लिखा, गोल्डन ट्राइंगल। यहां पे हथियार एवं ड्रग्स की तस्करी, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है। ये पूरा एरिया आप देखेंगे काफी महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है, तो इसके लिए बाढ़ लगाना जाना चाहिए। इससे अब ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करके इसको लिख देंगे, इस पॉइंट को समझा देंगे, गोल्डन ट्राइंगल वाले पॉइंट को समझा देंगे। दूसरा, उग्रवाद प्रश्न की मांग थी, मैंने क्लियर लिखा, NSCN, आइजक म्यूवा, खापलांग आदि भारत में हमला करके म्यांमार में छिप जाते हैं, बाढ़ लगा देंगे तो बच जाएंगे, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप 2-3 पॉइंट अपने मन से जो भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं सोच के। विपक्ष में क्या तर्क देंगे? विपक्ष में तर्क देंगे स्थानीय संस्कृति का विघटन हो जाएगा। भाई बाढ़ लगा देंगे तो मूवमेंट कर नहीं पाएंगे, इनके परिवार वाले यहाँ है, बिछड़ाव होगा तो विघटन होगा स्थानीय संस्कृति का, यानी उनको अपनी संस्कृति के ऊपर खतरा लगेगा। और जब संस्कृति के ऊपर खतरा लगेगा तो पुनः उग्रवाद वहां पे उग जाएगा। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद काफी कम हो चुका है। भारत सरकार आइजक म्यूवा ग्रुप के साथ बात कर चुकी है, खापलांग ग्रुप के साथ भी बातचीत चल रही है। ऐसे क्या है कि भारत सरकार उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर पे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे, बाढ़ लगा देंगे तो क्या होगा? बाढ़ लगा देंगे तो फिर से टेंशन क्रिएट होगी और उग्रवाद फिर से बढ़ सकता है। दूसरी पॉइंट मैंने बताया विपक्ष में तर्क, सीमा पर बाढ़ स्थानीय जनजातियों को दोनों ओर विस्तृत वन एवं भूमि संसाधनों से वंचित करेगा, यानी उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। जो ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बात को चर्चा की थी, आजीविका पर संकट आ जाएगा क्योंकि दोनों ओर इनके भूमि और वन संसाधन विस्तृत हैं। तीसरा पॉइंट, दुर्गम क्षेत्र है, घने वन है, इसके कारण बाढ़ लगाना बड़ा कठिन है। मतलब आप लगा तो दें, कैसे लगाएंगे? कहीं पे दलदल है, कहीं पे घने वन है, कैसे बाढ़ लगाएंगे? तो ये बड़ा कठिन काम है। ठीक है, तो ये मैंने बताया। अब क्या करना है? निष्कर्ष बताना है, कुछ उपाय कैसे किया जाए। तो उपाय में पहला उपाय सहयोग बढ़ावा दिया जाए। किसके किसके बीच सहयोग? जो जनजातियां हैं, भारत सरकार है, इसके मध्य आपस में बातचीत एवं समन्वय से बात की जाएगी। भाई देखो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें कुछ कुछ ऐसा कदम करना पड़ेगा, नहीं तो उग्रवाद में कमी करो। तो बातचीत और समन्वय से कोई भी डिसीजन लिया जाए। दूसरा काम किया जाए, भारतीय सीमा बलों और म्यांमार के जो सीमा बल हैं इनके मध्य भी सहयोग और समन्वय को बढ़ाया जाए। जैसे आपने सुना होगा, अगर उड़ी मूवी देखी होगी, उरी मूवी में देखा होगा, इंट्रोडक्शन जो शुरू में होता था यही करते थे। मणिपुर में अटैक करके चले गए थे जो NSCN के लोग थे, तो जो हीरो होता है, जो भी नाम है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो क्या करते हैं वहां पे घुस के फिर मारते हैं। वहां पे जो भारतीय सेना होती है, भारतीय सेना वहां पे घुस के मारती है। ठीक है, फिर क्या किया जाए? एक अगला काम ये कर दिया जाए, तो इन मतलब मैं ये कह रहा हूं दोनों जो सीमा बल है इनके मध्य सहयोग को बढ़ावा जाए, ताकि मिल के, मतलब उनके यहाँ अटैक हो तो हम भी हेल्प करें मारने में, हमारे यहाँ अटैक हो तो वो भी। इसको बोलते हैं हॉट परस्यूट। ठीक है, ये काम किया जाए। अगला पॉइंट, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। भाई लेजर लगाया जाए, बाढ़ लगाई जाए, है ना, ड्रोन कैमरे, इन चीजों का यूज किया जाए ट्रैकिंग के लिए, है ना, ये काम किया जाए। सैटेलाइट मैपिंग की जाए और विनियमित प्रवाह किया जाए। विनियमित प्रवाह मतलब बोल दिया जाए, देखो फ्री मोमेंट रिजाइम है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इन्हीं, मान लीजिए पूरा 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो कह दिया जाए कि यहां पे इतना, जैसे टोल नाके बने होते हैं ना, ऐसे टोल नाके से ही होके आप जा सकते हैं। कोई वीजा पासवर्ड नहीं लगेगा, लेकिन इन्हीं रास्ते से आप जा सकते हैं। अगर आप इधर उधर से कहीं भागेंगे तो आपको इलीगल मान के गोली मारी जाएगी। ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि विनियमित प्रवाह किया जाए। तो इसका आप आंसर लिखें, इसको कंप्लीट करें। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे बताएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद।